वो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं ग्रामर का। ये ग्रामर इंट्रोडक्शन है, ये इसका हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को ये चीज़ जानना, दो चीज़ ज़रूरी है कि किसी भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है और भाषा का मतलब क्या चीज़ है, लैंग्वेज का मतलब क्या चीज़ है। तो चूँकि इस चैप्टर में मैं लैंग्वेज पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, जब मैं डिस्कस करूँगा तो इस जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कहाँ से आई है, कैसे इसकी बनावट है, इन सारे चीज़ों पर एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज हम लोग पहले ग्रामर के बारे में पढ़ते हैं और एक क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अब जब ग्रामर की बात आती है तो एक बड़ा ही ज़बरदस्त चीज़ है कि हम लोग हमेशा दो तीन तरह के भाषा हम लोग जानते हैं। एक होता है संस्कृत, जिसको हम लोग कहते हैं बहुत हार्ड है, उसको पढ़ना नहीं चाहते। एक दूसरा है हिंदी, जिसको हम लोग बचपन से जानते हैं। अब हिंदी क्यों जानते हैं बचपन से? क्योंकि हिंदी का हमको ग्रामर नहीं पढ़ना रहता है बचपन में ही हम सीख लेते हैं बोलना, तो हमको कोई हार्ड नहीं लगता है हिंदी। लेकिन जो आपका इंग्लिश है, जो आपका अदर सब्जेक्ट है, उसका हमको क्या सीखना। उसी प्रकार है एक बज्जिका भाषा, जिसको भोजपुरी का ही टूटा फूटा भाषा होता है। भोजपुरी जो हुआ सो शुद्ध रूप हुआ और बज्जिका जो हुआ उसका टूटा फूटा रूप हुआ। अब बात आती है कि ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं कि बज्जिका भी बोल लेते हैं बिना ग्रामर के सीखे, हिंदी भी पढ़ लेते हैं बिना ग्रामर के सीखे। लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है तो हम लोग कहते हैं बिना ग्रामर सीखे हम बोल नहीं सकते हैं। जैसे मैं भी जब था तो यही सोचता था, पर मैं टूटी फूटी भाषा में इंग्लिश बोल लेता हूँ। कारण क्या है कि मैं स्पोकन क्लासेज किया था। दूसरा चीज़ है कि मैं अपने से खुद से ट्राई करता था और रेगुलर मैचेस देखने के कारण मैं इंग्लिश कमेंट्री सुना करता था। अब तो हिंदी कमेंट्री भी आती है, पहले इंग्लिश कमेंट्री आती है। उससे क्या हुआ कि माइंड में उसके बारे में बातें हो गई, बातें पता चल गई कि हाँ किसको क्या चीज़ बोला जाता है, क्या चीज़ कहा जाता है। पर यही चीज़ हमारे लिए संस्कृत के लिए नहीं हुई। संस्कृत 8, 9, 10 तक तो पढ़ा, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो संस्कृत मुझे वो उतना लैंग्वेज आया नहीं। दूसरा चीज़ था कि नेपाली रेडियो में सुना करता था, तो थोड़ा बहुत नेपाली लैंग्वेज भी जानता हूँ, जबकि उसका ग्रामर किसको कहते हैं वो नहीं मुझे मालूम है। बज्जिका, मैथिली, चूँकि मामा का घर दरभंगा जिला है तो मैथिली जानता हूँ। अर्थात ज़रूरी नहीं है कि भाषा को जानने के लिए तुम्हें ग्रामर ही आए, पर एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा राइटर, एक अच्छा बोलने वाला होने के लिए तुमको क्या चीज़ है कि उसका ग्रामर की पूरी जानकारी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक सीधी सी बात समझो कि कोई कहता है रे तू क्या करता है, अपने पिता को कह रहा है रे तू क्या करता है। उसका पिता कह रहा है कितना भद्दा लड़का है ये, मेरा ही बेटा है। लेकिन वो क्या करेगा, उसके बारे में गलत सोचेगा कि ये ऐसे बोलता है अपने पिता से, क्या पढ़ा इसने। लेकिन तुम ही कहोगे कि पिताजी आप क्या कर रहे हैं, ये नहीं करना है, ये अच्छा है, अच्छा नहीं है। ऐसे कहने पर उनको लगा कि अरे मेरा बेटा कितना अच्छा पढ़ता है। तुमको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि गांव देहात में जिसका बच्चा बचपन से ही, बहुत सारे लोग होते हैं जो उसको हिंदी बोलने को सिखाते हैं, बज्जिका बोलने को नहीं सिखाते। क्योंकि बज्जिका में लैंग्वेज है, बज्जिका लैंग्वेज नहीं है, बोली है, डायलेक्ट है, अर्थात उसमें ग्रामर नहीं है। सीधी सी बात समझो कि दो तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। एक होता है लिखित, एक होता है मौखिक। लिख के बोल के, दोनों में बोलना सबसे आसान होता है कि हम अपने हृदय की अभिव्यक्ति, और एक होती है भावनाओं से, जिसको आवाज़ नहीं भगवान देता है, उसको भावनाओं से, उसको हाव भाव से बोलकर समझाया जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आप लोग के घर में आसपास में कोई भी गूंगा रहता है तो उसको हम लोग ऐसे करते हैं। तो जो आपका दो तरह की भाषा की अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं, लिखित मौखिक, ये दो तरह के हो सकते हैं। लिखित और मौखिक दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है जिसका अपना ग्रामर हो और एक हो सकता है जिसका अपना ग्रामर नहीं हो। तो जिसका अपना ग्रामर होगा वो कहलाएगा, जिसका अपना ग्रामर होगा वो कहलाएगा आपका लैंग्वेज कहलाएगा, भाषा कहलाएगा। और जिसका अपना ग्रामर नहीं होगा वो आपको बोली कहलाएगा, डायलेक्ट करेगा। अर्थात उसका जो डायलेक्ट और बोली का जो आपको
आपको जो दायरा होगा बहुत सीमित होगा, कुछ ही लोग बोल पाएंगे उसको, क्योंकि उसका कोई लैंग्वेज है नहीं। तो वो सीखते सीखते बहुत दिनों तक सीखेगा। जैसे जो शहर से बच्चा आता है, जो गांव से ही गया रहता है, उसको फिर हमारे लैंग्वेज को समझने में, बोलने में समय लग जाता है। इसका कारण यही होता है। पर हिंदी सीखना हम लोग के लिए ईजी रहता है, क्योंकि उसका ग्रामर, शब्द से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब हम लोग जानते रहते हैं। तो इस कारण हम लोग को दिक्कत नहीं होती है। माँ भी बोल लेती है, बाबूजी भी बोल लेते हैं, दादाजी भी बोल लेते हैं। इसका कारण यही रहता है। अब आती है बात यहाँ पर कि लैंग्वेज, समझ गए इस चीज़ को, लैंग्वेज और डायलेक्ट। अब सिंपल सी बात समझो कि जो भोजपुरी लैंग्वेज है उसमें क्या है कि अभी तक ग्रामर अपने देश में नहीं बना है, दूसरे देशों में बन गया है। नेपाल में बना हुआ है, मॉरिशस में बना हुआ है, सूरीनाम में बना हुआ है, यहाँ पे ये लैंग्वेज है। पर अभी भी भारत में ये क्या है, डायलेक्ट ही है, बोली ही है। यहाँ पे कोई भाषा नहीं। जैसे सिंपल सी बात समझो कि मैं एक अपने दोस्त के घर गया, थोड़ा सा दोस्त जो है मेरा, वो रिश्ता में मेरा भतीजा लगता है। तो उसका छोटा भाई जो था से कहा कि हो मोनू आया है, ऐसे ही करके, मतलब मोनू आयल है। उसकी माँ उसको बहुत डांटी, उसको बड़ी ही एक ज़बरदस्त आइडियम्स एंड फ्रेज बताई, मतलब कहावत बोली कि छोट भइल जेठ है, जेठ भइल असार। मतलब कहने का मतलब हुआ है कि जो छोट है वो ऐसे बोलेगा रे, तो मतलब उसको बोलना चाहिए था थोड़ा सा रेस्पेक्टिव लैंग्वेज। उन्होंने हमको कहा आवा बउआ बैठा, उनकी माँ जो थी। अर्थात ये क्या है, ये एक इसका लैंग्वेज का ग्रामर हुआ कि हाँ किसके साथ क्या बिहेव करना है, किसको कैसे बोलना है, जो कि भोजपुरी लैंग्वेज के पास नहीं है, पर दूसरे देशों में है। राम नरेश ठाकुर जो कि फर्स्ट पीएचडी किया है भोजपुरी लैंग्वेज में, तराई क्षेत्र है नेपाल का, वहाँ से आता है सिमरौनगढ़ से। तो ये चीज़ है। तो हम समझते हैं कि आपको भाषा और बोली में कोई अंतर अब नहीं आएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ग्रामर है क्या। तो ग्रामर क्या है, किसी भी भाषा को, लैंग्वेज को बोलने का जो रूल रेगुलेशन होता है उसे ही हम लोग ग्रामर करते हैं। हम लोग अपने हृदय की भाव की अभिव्यक्ति को, हृदय में जो भाव आता है किसी को देख कर दुख, संवेदना, उसको प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अभी तुम लोग को समझा रहा हूँ, तो ये किस माध्यम का उपयोग कर रहा हूँ, मौखिक माध्यम का उपयोग कर रहा हूँ। ये भाषा क्या है, ये भाषा हिंदी है। तो भाषा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा। द रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर मीन्स द रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ग्रामर क्या हो गया, वही भाषा का जो रूल हुआ वही ग्रामर कहलाएगा। तो ग्रामर जो है वो कैसे ग्रामर में जो भी भाषा है उसका सबसे छोटा जो अंक होता है उसको साउंड कहते हैं। साउंड मतलब ABCD जो बोला जाता है, लेटर्स लिखा जाता है, और फिर आता है वर्ड्स, शब्द। जैसे मानो कि APPLE, तो क्या है, APPLE लेटर है, लेकिन बन गया क्या चीज़, एप्पल। तो एप्पल क्या चीज़ हो गया, वर्ड्स हो गया। अब वर्ड्स मिलकर सेंटेंस का निर्माण करेगा। जैसे आई ईट एन एप्पल, मैं एक आम खाता हूँ। अर्थात इसमें क्या हुआ, आई एक वर्ड है, ईट क्या है, एक वर्ड है, एप्पल क्या है, वर्ड है, और तीन वर्ड मिलकर क्या किया, एक सेंटेंस का निर्माण कर दिया। तो इस तरह से, और सेंटेंस मिलकर क्या करेगा, भाषा का निर्माण कर देगा, भाषा बोलने का तरीका आ जाएगा हमको। तो साउंड, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, समझ गया चीज़ को। भाषा की प्रथम इकाई लेटर्स होता है, साउंड नहीं। भाषा की प्रथम इकाई क्या होता है, लेटर्स होता है, साउंड नहीं। ग्रामर के 5 भेद हैं। अब देखो, चूँकि ग्रामर बहुत बड़ा हुआ तो उसको क्या करना होगा तुमको, उसको खंड खंड में तोड़कर, मतलब एक पार्ट इधर रहे, एक पार्ट इधर रहे, ताकि तुम उसको ईजिली पढ़ सके। अब मानो तुमको एक गड्डी किताब का दे दिया जाए तो क्या तुम उसको पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन वही में इतना पतला रहेगा तो मन करेगा एक ही दिन में सब रट जाते हैं। तो इसी के लिए क्या किया गया कि ग्रामर को 5 भाग कर दिया। ऑर्थोग्राफी, व्याकरण का वह हिस्सा जिसमें अक्षर वर्ण का अध्ययन करते हैं। व्याकरण का वह हिस्सा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अक्षर और वर्ण का अध्ययन करते हैं, उसको ऑर्थोग्राफी कहते हैं। ऑर्थोग्राफी का मतलब हो गया जिसमें किस चीज़ का अध्ययन करें,
इस जिसमें हम लोग अक्षर और वर्ण का अध्ययन करते हैं। इटिमोलॉजी, व्याकरण का वो हिस्सा जिसमें हम लोग क्या करें, वर्ड्स का बनावट एवं प्रकारों का अध्ययन करें। वर्ड्स का बनावट और प्रकार क्या हुआ, वर्ड्स का बनावट और बनावट हुआ कि वो बनावट और प्रकार का मतलब हुआ कि वो नाउन है, वो कैसे बना है, वो प्रोनाउन है, वो एडजेक्टिव है, वो एडवर्ब है, क्या है उसके बारे में जानना। फिर आता है सिंटेक्स। अब वाक्य से संबंधित जो स्टडी करेंगे वो सिंटेक्स में आ जाएगा। पंक्चुएशन, अब चिन्ह से संबंधित जो स्टडी करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे फुल स्टॉप, कॉमा, इसके लिए भी तुमको एक विस्तृत अध्ययन करना होगा कि कहाँ पे फुल स्टॉप पड़ेगा, कहाँ पे कॉमा पड़ेगा, कहाँ पे क्या पड़ेगा। लेकिन जनरली हम लोग जो होते हैं ऑर्थोग्राफी और इटिमोलॉजी पढ़कर सिंटेक्स और पंक्चुएशन का कोई वैल्यू करते नहीं। आप प्रोसेडी किसको कहते तो जानबो नहीं करते। प्रोसोडी जो होता है, कविता को किस लय में गाना है, कविता को किस लय में लिखना है, इसके लिए प्रोसेडी का उपयोग किया जाता है। प्रोसोडी जो होता है वो आता है। कविता में प्रयोग होने वाले लय, भाषा की शैली, स्वर शैली को अध्ययन करने के अध्याय में करते हैं। जैसे एक गाना तुम लोग सुनोगे, स्टे अ लिटिल लॉन्गर, स्टे अ लिटिल लॉन्गर। ऐसे ही हाफ गर्लफ्रेंड एक फिल्म मूवी आया था, उसमें जो लड़की रहती है, जो एक्ट्रेस रहती है, वो गाना ये गाती हैं एक पार्टी में। तो उसका गाना गाने का जो लय है, वो जो स्वर है, वो सब किसके द्वारा बताया जाएगा, प्रोसोडी के द्वारा बताया जाएगा। अर्थात ऑर्थोग्राफी पढ़े तो तुम पढ़ लोगे अक्षर के बारे में, इटिमोलॉजी पढ़े तो तुम पढ़ लोगे वर्ड्स के बारे में, सिंटेक्स पढ़े तो तुम वाक्य के बारे में, पंक्चुएशन पढ़े तो चिन्ह के बारे में, प्रोसोडी पढ़े तो कविता में जो लयबद्ध तरीके से होता है उसके बारे में, लय स्वर शैली के बारे में पढ़ोगे। समझ रहे बात को। तो भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं, भाषा को बोलने का जो रूल रेगुलेशन होता है उसको ही हम लोग ग्रामर कहते हैं, तो ग्रामर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब बता ऑर्थोग्राफी क्या चीज़ है। साउंड और लेटर्स मिलकर ऑर्थोग्राफी का निर्माण करते हैं। साउंड और लेटर्स मिलकर किस चीज़ का निर्माण करते हैं, ध्यान से समझिएगा। साउंड और लेटर्स मिलकर ऑर्थोग्राफी का निर्माण करते हैं। द स्टडी ऑफ साउंड एंड लेटर इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। वर्ण अर्थात लेटर अंग्रेजी में 26 होते हैं, जबकि 44 साउंड होते हैं। साउंड कितने होते हैं, 44 होते हैं, और लेटर्स जो होते हैं वो 26 होते हैं। लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, और साउंड जो होते हैं वो 44 होते हैं। किसी भी भाषा में केवल एक वर्णमाला होता है। किसी भी भाषा में क्या होता है, केवल एक वर्णमाला होता है। वर्णमाला का मतलब हो गया अल्फ़ाबेट होता है। वर्णमाला का मतलब समझ रहे हो, क ख ग घ अंग च छ ज झ य, तो ये हो गया हिंदी। संस्कृत में भी जनरली यही रहता है, और इंग्लिश में होता है ABCD। सबसे भास्ट जो लैंग्वेज होता है चाइनीज़, उसके पास 1000 लेटर्स होते हैं। मतलब यही समझ लो कि उसका जो अपना आदमी होता है, जो चाइनीज़ जानता है, उसको भी सारा चीज़ नहीं आ सकता है। तो 1000 लेटर होते हैं। इसके बाद 26 ही लेटर होते हैं। हिंदी के पास भी ज़्यादा लेटर्स होते हैं, संस्कृत के पास भी लेटर्स ज़्यादा होते हैं। तो सबसे ईजी जो होता है वो आपको समझना, पढ़ना यही होता है। लेटर्स को दो आधार पर बांटा जाता है। लेटर्स को किस आधार पर बांटा जाता है, दो आधार पर बांटा जाता है। एक होता है, पहला होता है लेटर्स को दो आधार पर बांटा, लिखने के आधार पर, एज पर राइटिंग के आधार पर कैसे राइट करना है, और ध्वनि के आधार पर, साउंड के आधार पर, एज फॉर साउंड के आधार पर। तो लिखने के आधार पर दो तरह से बांटा जाता है, एक होता है कैपिटल लेटर और एक होता है स्मॉल लेटर। और साउंड के आधार पर दो तरह में बांटा जाता है, कॉन्सोनेंट, भवेल में बांटा जाता है। अब तो कोई बच्चा तुम तो रह नहीं गए, भवेल कौन होता है, AEIOU भवेल होता है, और कॉन्सोनेंट बाकी AEIOU के छोड़ के जो भी होगा सब कॉन्सोनेंट होगा। और लिखने के आधार पर दो तरह के होते हैं, एक होता है कैपिटल लेटर, बड़ा वाला जो लेटर होता है सो, और दूसरा होता है स्मॉल लेटर। अब कैपिटल लेटर क्या है, कैपिटल लेटर को कहा जाता है, ध्यान से देखो, इतना सारा नहीं समझ पाओगे, जल्दी से समझो कि क्या चीज़ कहता है। कैपिटल लेटर को ब्लॉक लेटर, अपर केस लेटर उसी का नाम है, ब्लॉक लेटर, अपर केस लेटर उसी का नाम है। ध्वनि के आधार पर होता है वोवेल और कॉन्सोनेंट। ध्वनि के आधार पर क्या होता है, वोवेल और कॉन्सोनेंट। और एक आ जाता है लास्ट में, जिसका नाम आता है आपको
सेमी भवेल डब्ल्यू एंड वाई, जब डब्ल्यू वाई किसी शब्द के पहले अक्षर होता है तो व्यंजन का काम करता है, एवं अंत में आता है तो स्वर वर्ण का काम करता है। और डब्ल्यू वाई में ये वे यह अंतर, यह मेन चीज़ होता है कि जब वह शुरू में आता है तो वह किस चीज़ का पहला अक्षर होता है तो वो व्यंजन का काम करता है, और अंत में आएगा तो तुमको वह स्वर का काम करता है। जैसे देखो WINDOW विंडो, अब ध्यान से समझो WINDOW, तो W से शुरू हुआ तो व का उच्चारण दे रहा है, वह क्या है भी आ गया, वह क्या चीज़ हो गया आपको कंसोनेंट है। और लास्ट में देखो विंडो ओ दे रहा है, तो ओ क्या चीज़ है AEIOU भवेल दे रहा है। तो ऐसे जो होते हैं W और Y को हम लोग कहते हैं सेमी भवेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी भवेल कहते हैं। अब चलो एटिमोलॉजी पढ़ लेते हैं। वर्ड्स का अध्ययन हम लोग करते हैं कि वर्ड्स किस आधार पर आते हैं नहीं आते हैं। अब हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? वर्ड्स का अध्ययन करते हैं। वर्ड्स क्या है? वर्ड्स का अध्ययन इटिमोलॉजी कहलाता है। वर्ड्स का अध्ययन क्या कहलाता है? इटिमोलॉजी कहलाता है। नाउन सब दिन से पढ़ते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। दुनिया में कोई भी चीज़ जिसका कुछ नाम है उसको कहते हैं हम लोग नाउन कहते हैं। प्रोनाउन इन पैलेस ऑफ ए नाउन। अब देखो राम खा रहा है, राम जा रहा है, राम गाना गा रहा है, राम सब चीज़ कर रहा है, राम 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 करते करते अच्छा नहीं लग रहा है। वही हम कहें राम खा रहा है, वह जा रहा है, वह गा रहा है, तो वह से क्या हो गया कि राम के भी नाम का मतलब इज्जत रह गया और तुमको बोलने में भी आसानी हो गई। तो प्रोनाउन क्या है? इन पैलेस ऑफ ए नाउन, और प्रोनाउन वो कहलाएगा प्रोनाउन। अब नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताए कि राम इज ब्लैक या ही इज ब्लैक, ही इज गुड, ही इज बैड, तो जो उसका क्वालिफाई करेगा, विशेषता बताएगा, तो वो कहलाएगा एडजेक्टिव। क्वालिफाइज ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन का क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा। अब आता है कि वर्ब, वाक्य जब बनेगा तो उसमें कुछ न तो कुछ काम होगा, तो काम को दर्शाने वाला जो वर्ड होगा उसे ही वर्ब कहेंगे। वर्ब दो तरह के होते हैं, एक्शन एंड नॉन एक्शन वर्ड होते हैं। अब एक्शन वर्ड क्या चीज़ होता है, नॉन एक्शन वर्ड क्या होता है, इसके लिए तो वर्ब पढ़ना पड़ेगा। प्रीपोजिशन, एडवर्ब, क्वालिफाइज ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब। अब देखो यह क्या करेगा? क्वालिफाइज कर देगा वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। अब जैसे देखो राम रन्स फास्ट, राम रन्स फास्ट, तो इसमें फास्ट क्या हो गया? राम की फास्ट क्या हो गया? उसकी विशेषता बता रही। और उसी में हम कहते हैं कि राम रन्स वेरी फास्ट, तो वेरी क्या आ गया कि एडजेक्टिव का भी क्वालिफाई कर रहा है कि कैसा तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, तो वो हो गया एडवर्ब हो गया। अब उसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? एक वर्ड है। प्रीपोजिशन क्या है? एक वर्ड है जो कि आपको दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए काम आएगा, दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए आएगा। जब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आएगा तो कंजक्शन कहलाएगा। जैसे देखो राम गो टू पटना, तो गो कहाँ जा रहा है? पटना। अब बीच में जोड़ने के लिए क्या आ गया? टू आ गया, तो टू क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा। तो राम गो टू पटना, टू क्या चीज़ आ गया? टू आ गया आपका प्रीपोजिशन। तो राम गो टू पटना में टू प्रीपोजिशन, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम किया। किसको किसको जोड़ने का काम किया? तो राम को जोड़ने की कोशिश किया पटना से, नाउन को नाउन से जोड़ने की कोशिश किया। प्रीपोजिशन क्या है? इट इज अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। यूज कहाँ हुआ है? नाउन और प्रोनाउन से पहले। एंड सो इट्स रिलेशन विथ अदर पार्ट, और यह दिखाता है क्या चीज़? अदर पार्ट के साथ उसका रिलेशन बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो कि राम, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कि राम गो टू पटना, गो टू पटना। अब इसमें हम देख रहे हैं कि राम जा रहा है पटना, तो राम को पटना के साथ जोड़ने का काम कौन किया? टू कर रहा है। और टू क्या चीज़ है? प्रीपोजिशन है। और किससे पहले आया? नाउन से पहले आया। तो प्रीपोजिशन क्या चीज़ होता है? नाउन से पहले आता है और उसकी विशेषता को बताता है। तो ये चीज़ हम समझते हैं कि आप प्रीपोजिशन को समझ गए होंगे। अब मैं बोलता हूँ कि छवि
इज अ गर्ल हु इज माई निस। छवि एक लड़की है जो कि मेरी निस है। तो निस का मतलब हो गया भतीजी है, भगनी है। तो इसका मतलब क्या चीज़ आ गया कि इसमें जो हु है वो क्या किया, छवि इज अ गर्ल, उसको जोड़ दिया हु इज माई नाइस निस। मतलब दो चीज़ से दो वाक्य, दो सेंटेंस को जोड़ दिया। अब दो सेंटेंस को जब ये जोड़ा तो वो क्या कहलाएगा, दो सेंटेंस को जब ये जोड़ा तो वो आपका कहला जाएगा कंजक्शन। वो वर्ड क्या कहला जाएगा, कंजक्शन कहला जाएगा। अब इंटरजेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस और क्लोजेज, कॉम्बिनेशन किसका करेगा, सेंटेंस और क्लोजेज का। इंटरजेक्शन सडन चेंजेज, सडन फीलिंग, जॉय, सॉरो, वंडर, इसको क्या कहेंगे, सडन अचानक जो चेंजिंग होता है, वर्ड्स हो गया, फीलिंग्स हो गया, इन सबको हम लोग कहेंगे इंटरजेक्शन। जैसे ओ हुरा आ, जैसे कहते ओ राम यू आर, ऐसे करके जो सेंटेंस आएगा, जो वर्ड आएगा वो कहलाएगा आपका कंजक्शन। तो आपने देखा कि वर्ड्स के आधार पर जो जो चीज़ आ रहा था, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सबके बारे में पढ़ा। और इसे ही ने पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है कि बोलने का, वर्ड का बोलने का जो होता है उसमें कौन कैसे आ रहा है, कौन कौन चीज़ है, उसके बारे में जानकारी तुमको मिल जाएगी। होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोनाउन से हम लोग शुरू करते हैं। नाउन के बारे में सब लोग जानते हैं, ऐसे नाउन के बारे में भी आएगा, जल्द ही आएगा। पहले प्रोनाउन हम लोग पढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया कि अब देखो प्रोनाउन को पढ़ाएं, नाउन को पढ़ा, सबको बहुत दिन तक लगेगा। तो ऐसे क्यों नहीं करते कि शॉर्ट कर देते, सबका डेफिनेशंस नहीं बताते हैं और उसको समझा देते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि कभी डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं हमसे। हमसे पूछेगा तो क्या पूछेगा कि एग्जाम्पल से पूछेगा। तो वो चीज़ ध्यान देना है। प्रोनाउन हमेशा कहते हैं बउआ तोरो फिर बोलो, तोलो फिर बोलो। प्रो माने पहले और नाउन माने नाउन। नाउन माने नाउन से जो पहले आएगा, नाउन के जो बदले आएगा, उसे ही हम लोग कहेंगे प्रोनाउन। प्रो का मतलब होगा के बदले, नाउन का होता है संज्ञा या नाम। तो इसका प्रयोग संज्ञा के बदले किया जाता है। यह संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकता है। कई नामों के लिए एक सर्वनाम का प्रयोग करने में समय बचता है। तो कई नामों के बदले में एक सर्वनाम का अगर तुम प्रयोग करते हो तो इससे तुम्हारा समय भी बचता है। प्रोनाउन के टाइप देख लो। पर्सनल प्रोनाउन, जिससे अपने बारे में पता चले, आई, मी, बी, यू, उसके बाद अस, ही, सी, इट, दे। तो ये सब क्या कहलाएगा, पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन, जिससे अधिकार का पता हो। जैसे दैट बुक इज माइन, वह बुक मेरा है। इससे क्या है, अधिकार का पता चल रहा है। तो माइन्स, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स, ये सब क्या कहलाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिखाते हुए, उंगली दिखाते हुए कि वह, तुम, वह, यह, ये सब दिखाने के लिए। तो दिस, दैट, दीज, दोज, सच, दी, सेम, तो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मतलब बंटवारा हो, क्या चीज़ हो, कोई जो बंटवारा वाला शब्द हो, जैसे ईच, आइदर, नाइदर। उससे पहले रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब हो गया कि निजवाचक, जो कि जिसमें क्या है कि अपने को भी जोड़े। ईच अदर मतलब ईच अदर, ईच अदर, वन अनदर, ऐसा। जैसे ईच अदर में भी हो गया मतलब कोई तो है, प्रत्येक में कोई तो है एक। अब पहले अगर ईच का मतलब प्रत्येक, अब ईच अदर का मतलब कोई एक, मतलब किसी एक की जानकारी दे। उसी प्रकार वन अनदर मतलब बहुतों में से कोई एक। उसके बाद आता है इम्फेटिक प्रोनाउन, जो कि बल दे कि भाई मैं तो ये करूँगा ही करूँगा। इट इज़ माई सेल्फ थिंकिंग हु डिस्टर्ब यू, ये मेरा ही सोच था जो तुमको डिस्टर्ब किया। तो ऐसा क्या कहलाएगा, ऐसा जो भी वर्ड्स होगा वो आपको एम्फेटिक कहलाएगा। माई सेल्फ, अवर सेल्फेज, योर सेल्फेज, देम सेल्फेज। इंडिफिनिट प्रोनाउन, एवरीबडी, नोबडी। अब इंडिफिनिट पता नहीं कि कौन है। एवरीबडी कोई भी हो सकता है, नोबडी कोई नहीं, उसका समबडी कोई भी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग। उसके बाद आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि जोड़ है, जो कि रिश्ता बताया। जैसे मैंने पिछला भी सेंटेंस बोला था, हु, हुम, हुज, विच, दैट। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो कि सवाल पूछे, WH वर्ड्स हो, हु, हुम, हुज, विच, दैट।
देखिए कितना मस्त तरीका है इसको समझने का। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में भी हम लोग डिफिनेशन पढ़ लिए। ये क्वालिफाइज करेगा एक नाउन और प्रोनाउन का। तो ये कितने तरीके को, जैसे देखो प्रॉपर, प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब जो कि प्रॉपर एडजेक्टिव हो, जैसे इंडिया, तो इंडिया का इंडियन, खास खास हम ही लोग इंडियन से, कोई नेपाली को थोड़ी कहेगा नेपाली, तो नेपाल तो नेपाली, अमेरिका तो अमेरिकन, वहाँ के रहने वाले अमेरिकन कहलाएंगे, यहाँ के रहने वाले इंडियन कहलाएंगे। तो ये प्रॉपर है। हमारी विशेषता है कि हम इंडिया में रहते हैं, किसी की विशेषता है कि अमेरिका में रहता है। तो अमेरिका क्या है, एक नाउन है, और उसकी विशेषता कौन बता दिया, अमेरिकन। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अब ये भी संकेत दिखा के कहा, दिस दैट दीज दोज के साथ जब नाउन लगे रहे, दिस कार इज माइन, यह कार मेरा है, तो वो विशेषता बता रहा है कि कार किसका है, मेरा है। तो दिस दैट दीज दोज जब नाउन के साथ लगा रहेगा तो ये वर्क करेगा किसका, एडजेक्टिव का। कौन है एडजेक्टिव, तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, अब फिर सब में देखो बतबा नाउने वाला प्रोनाउने वाला चलेगा, लेकिन उसमें क्या जुड़ जाएगा, नाउन जुड़ जाएगा, तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव, नाउन से पहले आ गया। तो दिस दैट दी सॉरी ईच आइदर नाइदर एवरी प्लस नाउन क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अंतर सिर्फ इतना ही है, बतबा वही है, इसमें नाउन लग गया। फिर आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो कि क्या करे, फिर से माई आवर योर हर्स, और उसके साथ क्या लग जाएगा, नाउन लग जाएगा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव फिर वही बात रहेगा, WH वर्ड, व्हाट कलर इज योर दैट ऑफ, तुम्हारा किस कलर का है शर्ट, वो चीज़ पूछ रहा है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, नाउन लग जाएगा पहले तुम्हारे WH वर्ड्स के। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब हो गया क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब मात्रा बता, सम, ऑल, लिटिल, मच, होल, नो, एनी, इनफ, अ लॉट ऑफ, etc। तो जो मात्रा बताएगा वो कहलाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर तीन तरह के होते हैं। एक होता है कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसमें अंक प्लस नाउन होगा, समझ लो बात को। एक होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसमें क्या होगा, अंक प्लस नाउन होगा, जैसे 1 बुक, 2 पेन, 5 विलेज, तो ये कहलाएगा कार्डिनल एडजेक्टिव। लेकिन होगा क्या चीज़, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दूसरा होगा ऑर्डिनल एडजेक्टिव, जिसमें कम दर्शाने, द फर्स्ट बुक, कम दर्शाने वाला मतलब एक ही बुक को दर्ज, द फर्स्ट बुक विच आई लव मोस्ट, वह बुक है जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। मल्टीप्लिकल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो कि गुणात्मक संख्या को दर्शाए, सिंगल, डबल, ट्रिपल, etc। फोर्थ ये सब क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुड, बैड, वीक, स्ट्रॉन्ग, काइंड, ये सब कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसके बाद है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, आउन, वेरी, जो कि बल दे कि हमारा ही है, आउन, वेरी, स्मॉल, वेरी सम, etc। अब आता है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, व्हाट फली, व्हाट एन आइडिया, क्या हुआ आइडिया था, तो ऐसा एडजेक्टिव क्या कहलाएगा, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहलाएगा। तो तुमने बहुत सारा चीज़ पढ़ा है, एक एक कर सब चीज़ को पढ़ो, अच्छे से समझ जाओगे, और ना समझ में आए तो पूछ